Hello students, this is the second part of chapter carbon and its compounds. So without any further delay, let's start the video. तो हमने जो है इससे पहले वाले जो पार्ट में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने आपको कार्बन का इंट्रोडक्शन, कार्बन की वर्सेटाइल नेचर से लिंक में जो भी प्रॉपर्टीज है वो और उनकी डेफिनेशन करा दी थी। तो आज उससे आगे डिस्कस करेंगे। देखें तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होती है? मतलब ये कह सकते हैं कि उसमें प्योरेस्ट कार्बन ही एलिमेंट है, लेकिन कार्बन के डिफरेंट कह सकते हैं रूप, अलग अलग उनके जो है रूप बोल सकते हो आप कि ऐसा मतलब एक से ज्यादा इस तरह के फॉर्म कार्बन की जिसमें प्योरेस्ट फॉर्म तो कार्बन है ही, लेकिन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, उसे हम बोलते हैं एलोट्रोप्स। ठीक है ना? तो डेफिनेशन देखें सबसे पहले। द फिनोमिनन ऑफ एग्जिस्टेंस टू और मोर फॉर्म of an element which have different physical properties but identical chemical properties is called allotropy। ठीक है ना? and different forms are called simply allotropes। The phenomena of existence of two or more form of an element, यानी कि वो घटना जिसमें दो या दो से ज्यादा फॉर्म एलिमेंट की पाई जाए, which have different physical properties, जिसकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हों बट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हों, इज कॉल्ड एलोट्रोपी। उन्हें हम एलोट्रोपी बोलते हैं। एंड डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड सिंपली एलोट्रोप्स, और जो उनकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं एलोट्रोप्स। तो कार्बन की भी 3 एलोट्रोप्स हैं, कार्बन के 3 एलोट्रोप्स हैं। तो यहां नोट करके आप डाल देंगे, देयर आर 3 allotropes of carbon. Number first, diamond. Number second, graphite. और नंबर थर्ड, बकमिंस्टर फुलरेंस। तो ये 3 कार्बन है, मतलब तीनों में ही प्योर फॉर्म में कार्बन है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? अलग अलग है, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। पहले इसे नोट करें, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये कुछ डिफरेंसेस हैं कार्बन के एलोट्रोप्स के बीच में। डिफरेंस बिटवीन डायमंड्स, ग्रेफाइट एंड फुलरेंस। सबसे पहले फर्स्ट पे देखें, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर।
यानी कि ये नेचर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस बोला जाता है। इट इज ए सॉफ्ट एंड ग्रीसी, ये जो है सॉफ्ट होता है और हल्का सा ग्रीसिंग मतलब थोड़ा सा चिकना होता है, जबकि इसमें इट इज नाइदर वेरी हार्ड नॉर वेरी सॉफ्ट, न तो ये ज्यादा हार्ड होता है और न ही ज्यादा ये सॉफ्ट होता है। सेकेंड, इट हैज अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, मतलब इसका स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल होता है। इट हैज अ 2 डायमेंशनल सीट, ग्रेफाइट की 2 डायमेंशनल सीट होती है एक के ऊपर एक, और इट हैज अ फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, और इसका स्ट्रक्चर जो है फुटबॉल के समान होता है। उसके बाद में थर्ड आती है, इट हैज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होता है, लेकिन जो हीट का जो है गुड कंडक्टर। जबकि ग्रेफाइट की देखें तो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट का भी अच्छा कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी का भी अच्छा कंडक्टर है। थर्ड में देखा, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिसिटी और हीट की सेम आती है। उसके बाद में नंबर 4, इट इज अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, यानी कि ये एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, इसके आर पार हम देख सकते हैं। इट इज अ ओपेक्यू ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, इसके आर पार नहीं दे सकते, और ग्रे कलर का ब्लैक कलर का होता है, ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस होता है। इट इज अ ब्लैक ओपेक्यू सब्सटेंस, ये ब्लैक कलर का होता है और इसके भी आर पार हम नहीं देख सकते। उसके बाद है डायमंड इज एक्सट्रीमली अनरिएक्टिव, यानी कि डायमंड किसी से जो है रिएक्शन नहीं करता है, किसी के साथ इसकी जो है केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। जबकि इसमें ग्रेफाइट इज रिएक्टिव, ग्रेफाइट जो रिएक्टिव होता है, और फुलरेंस इज रिएक्टिव, फुलरेंस भी रिएक्टिव है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे कार्बन के एलोट्रॉप्स के बीच में, और इसे आप ढंग से नोट कर लें क्योंकि ये बोर्ड में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, तो नोट करें इसे। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिसमें जनरली कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस या फिर हेलोजन लाइक कुछ और अदर एलिमेंट्स उनके साथ जुड़े हुए हों, उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और साइंस की वो ब्रांच जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करती है उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डेफिनेशन लिखेंगे, those compounds which have generally carbon and hydrogen, those compounds which have generally carbon and hydrogen and some other elements like oxygen, halogen, nitrogen, sulfur, etc. are called organic compounds and the branch of chemistry which deals with this study of these compounds are called organic chemistry। ठीक है, तो वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो लेकिन उसमें ऑक्सीजन, हेलोजन, नाइट्रोजन, सल्फर
कुछ और इस तरह के एलिमेंट्स हो तो उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो इनके बारे में स्टडी करती है उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लैब में जो है सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि उससे पहले ये मानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जनरली उस टाइम पे बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाए जाते थे। लेकिन बाद में जो है एक साइंटिस्ट जो है फ्रेडरिच वोलर, जिन्होंने लैब में जो है यूरिया बनाया था, यानी कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच मेड इन लेबोरेटरी में, तो वो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की हेल्प से। तो इसीलिए बाद में जो है ये जो एजम्पशन था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है केवल और केवल ईश्वर से बनते हैं और इन्हें लैब में नहीं बना सकते, वो एजम्पशन जो है फ्रेडरिच वोलर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने तोड़ा और उन्होंने लैब में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया यूरिया। यूरिया कंपाउंड ऐसा है जो कि मैमल्स के यूरिन में पाया जाता है, यानी कि जो यूरिन होता है चाहे हमारा हो चाहे किसी और किसी भी मतलब जानवर का हो, तो उनके यूरिन में जो है यूरिया पाया जाता है। तो नोट करके आप लिख सकते हो, the first organic compound, the first organic compound which made in lab is urea. In urea, NH2 CO NH2, ठीक है ना। ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि लैब में बनाया गया वो था, एंड दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड बाय फ्रेडरिच वोलर, ये साइंटिस्ट थे फ्रेडरिच वोलर नाम के, उन्होंने ये बनाया। नोट करें इसे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद आते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? those compounds which made only by carbon and hydrogen are called हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यानी कि वो कंपाउंड जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उसे हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो कौन कौन से हैं? इसमें आते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और ये आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड में केवल एक आता है एल्केन, अनसैचुरेटेड में आते हैं दो, एक तो आता है एल्कीन्स और एक होता है एल्काइंस। ठीक है ना। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन्स और एल्काइंस, इसे नोट करें। उसके बाद बताएंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते क्या है, नोट करें इसे। तो सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देखते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स
तो those hydrocarbons which made by only single covalent bonds are called saturated hydrocarbons और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जो कि डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड से बने हाइड्रोकार्बन्स। इसमें वही दो हाइड्रोकार्बन्स विच मेड डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड्स, दोज हाइड्रोकार्बन्स which made double or triple covalent bonds are called unsaturated hydrocarbons। तो ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से बनते हैं, ये डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड से बनते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वालों को एल्केन्स बोलते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड वालों को एल्कीन्स और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड वालों को एल्काइंस बोलते हैं। इसे नोट करें, उसके बाद आगे बताते हैं। तो सबसे पहले एल्केन्स पर आते हैं। एल्केन्स जो है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से बनते हैं और इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है इनका CnH2n+2। CnH2n+2, n मतलब यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट से है, ठीक है। उसके बाद एल्कीन्स की बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइंस की बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है ना। अभी यहां पर आप केवल इसके फॉर्मूले नोट कर लें, इसके बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो में डीपली डिस्कस करेंगे। आज इतना ही याद कर लें, बहुत जो है इंपॉर्टेंट है ये हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन्स और एल्काइंस। और आपका जो ये कह लीजिए कि केमिस्ट्री की ये मेन चैप्टर है केमिस्ट्री का, तो इसे जरा हल्के में ना लें इस चैप्टर को ऑन 10th लेवल, क्योंकि 10th के बाद 11th में भी यही मिलेंगे। इसमें और जो है डीप में नॉलेज चली जाएगी, ऐसे ही 12th में भी और ज्यादा डीप में जो है इसकी ही बारे में जो है चर्चा होगी। तो आज के लिए इतना ही, इसे अपना नोट करें और लिख लिख कर इसे याद करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैं फिर से कह रहा हूँ। तो तब तक के लिए गुड बाय।